हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये पहली बात तो मेंस प्रैक्टिस की चौथी वीडियो है 2023 के मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसमें यूपीपीएससी है, मतलब सभी स्टेट पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस खास करके, बीपीएससी और भी स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें उनकी मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जैसे कि आप इसमें करीब 10 प्रश्न हैं और उन करीब सभी 10 प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक वीडियो करेंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। कोशिश है कि जो प्रश्न का लेवल है और जो उत्तर है लिखने का तरीका वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और वीडियो सुनते हुए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और अभी से लगे रहेंगे प्रैक्टिस में, तो पेपर आते आते आपकी तैयारी जो होगी अच्छी खासी हुई रहेगी। ठीक है, ये कोशिश की जाएगी। अभी यहाँ पे हम टेलीग्राम पे बीपीएससी 68 और 69 मेंस की आंसर प्रैक्टिस चल रही है। इसमें 68 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो इसके लिए 4 प्रश्न डेली दिए जाते हैं। और संडे को क्या करेंगे कि निबंध के 2 टॉपिक रहेंगे, 2 निबंध रहेंगे, मतलब उनका डिस्कशन क्लास भी संडे टू संडे ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं, उनका मूल्यांकन देंगे, उनका एक मॉडल, सबका एक शुरुआत में ही प्रश्न के साथ ही उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। और मूल्यांकन के जब हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर का, तो उसके बाद उसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में ही। ठीक है, और अगर आप 69 की तैयारी करते हैं तो ये जो प्रश्न हैं वो 2 रहेंगे, क्योंकि अभी लंबा समय है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें भी उसमें रहेंगी। ठीक है, इनकी जो फीस है वो मात्र 300 रुपये है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम तक आप उसमें बने रहेंगे। पेमेंट के लिए आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इसी नंबर पे टेलीग्राम आईडी हमारी चलती है। ठीक, 78 27 50 65 30 पर। पहला प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। मौर्य काल ने न सिर्फ प्राचीन भारतीय कला को एक नया आकार दिया, बल्कि सुव्यवस्थित स्थिरता और निरंतरता भी प्रदान की है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने बताया है कि भाई प्रश्न में ही बता दिया गया है कि स्थिरता भी दी है, निरंतरता भी दी है। तो हमें भूमिका भी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी। नॉर्मल भूमिका बना ही लेते हैं कि मौर्य कला, खास करके अशोक के समय की बात कर लेते हैं। उसमें है ना कि भारतीय कला को एक नया आकार मिला जिसने निरंतरता और स्थिरता प्रदान की। कुछ इस तरीके से भूमिका बनाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले ऐसा क्या था और इस समय क्या ऐसा हुआ था जो ये काम हुआ। तो इसमें शुरुआत ऐसे होगी कि सिंधु सभ्यता से चली आ रही भारतीय कला परंपरा। एक और काम कर लेते हैं, जैसे कि कला क्या है तो वो हम बताने लगते हैं ना, तो वो थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, भारतीय कला परंपरा ने लकड़ी और मिट्टी के रूप से निकलकर मौर्य काल में पत्थरों का रूप प्राप्त कर लिया, जिसने भारतीय कला के इतिहास को स्थिरता और निरंतरता प्रदान किया। और इस लिहाज से मौर्य काल भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक साबित हुआ है। ठीक है, इस दौर में क्या क्या चीज़ें हुई वो भी बतानी चाहिए हमको। तो स्तंभ बनाए गए, मूर्तियाँ बनी, पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गईं, स्तूप बनाए गए, विहार, चैत्य जैसे स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ। और ये भारतीय इतिहास का वो दौर था जब राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक आर्थिक प्रगति ने मानव कल्पना को बेहतर आकार दिया। ठीक है, इतने में ही आपको ये सारी चीज़ें समेट देनी है। इसमें ये नहीं कि पूरा का पूरा आप स्थापत्य कला उनकी बताएं, है ना, फिर मूर्ति निर्माण कला बताएं, फिर दरबारी कला बताएं, तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधे बात करेंगे बौद्ध धर्म पर प्रभाव। बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसे रहा, स्तंभ की बात करेंगे। स्तंभ से ही शुरुआत करेंगे। अशोक द्वारा निर्मित किए गए शिलालेख युक्त हैं, जिन पर हिष्ट पुष्ट पशु आकृतियाँ हैं। उल्टी कलम कली की झालर बनी हुई है।
जिसके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से? एक भैया लाट। लाट क्या होता है उसको हमने एक तरह बता दिया कि आधार भाग में मोनोलिथ के टुकड़े से बना हुआ है। शीर्ष क्या है? कमल या घंटी के आकार का होता है। आधार पीठिका क्या है ये भी बताना है कि ऊपर की तरफ आयताकार या गोलाकार है। पशु आकृति कैसी? तो आधार पीठिका पर उत्कृष्ट और नक्काशीदार हैं। ठीक, यहाँ पे उल्टा कमल भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर स्तंभों की भौतिक बनावट बौद्ध सिद्धांत को रेखांकित करती है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंध भी बताना है हमको, प्रभाव भी। तो बौद्ध सिद्धांत को रेखांकित करती, जैसे हाथी। हाथी जो है गौतम बुद्ध के गर्भस्थ का प्रतीक है। बैल है प्रजनन क्षमता का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तीली वाला जो चक्र है धर्म चक्र का प्रतीक है, प्रथम उपदेश का प्रतीक है ये। कमल का फूल बौद्ध धर्म जो अभ्यासी हैं उनके लिए रोज़मर्रा की चुनौती से निपटने, जन्म पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रतीक है। शेर क्या है? शेर भैया रॉयल्टी या नेतृत्व का संकेत देता है। ठीक है, स्तंभों का निर्माण भी बता सकते हैं आप यहाँ पे। चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित, अत्यधिक पॉलिश युक्त और एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, नहीं चाहे तो ये ना भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस प्रश्न में इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। स्तूप की बात करें, स्तूप क्या है भाई? इसका वर्णन पहले ऋग्वेद में ही मिलता है, लेकिन इससे संरचनात्मक और व्यवस्थित स्वरूप का विकास मौर्य काल में हुआ, जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों और प्रतीकों की पूजा की जाती है। इसका निर्माण गौतम बुद्ध के जीवन का उत्सव मनाने और धर्म प्रचार के लिए किया गया। सांची, सारनाथ, भरहोत, सहेत, महेत, राणाभार, ऐसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर चैत्य की बात करें तो चैत्य क्या भाई? स्तूपों के साथ निर्मित पूजा स्थल थे, जिसका पिछला भाग अर्धगोलाकार होता था। खिड़कियाँ उसकी होती थी घोड़े के नाल के आकार की होती थी। ठीक है, गुहा विहार है। गुहा विहार क्या? मौर्य काल से इसकी शुरुआत हुई, खास करके अशोक और दशरथ के समय में हुई है। ठीक है, ये क्या थे? ये बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर बनाए गए और बौद्ध जो संत हुआ करते थे उनके आवास के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मौर्य काल ने प्राचीन काल से चली आ रही कला परंपरा को एक नई दिशा के साथ स्थिरता निरंतरता प्रदान की, जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक, इसमें यही सब चीज़ें हम दे सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं इसी में निष्कर्ष में ही कि इसने बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म का प्रचार करने का एक माध्यम हो सकता है, या फिर बौद्ध धर्म के प्रभाव को इन्होंने रेखांकित किया करने का अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें निष्कर्ष के तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। OTT प्लेटफॉर्म क्या है? इनके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। लाभ और चुनौतियों का वर्णन करते हुए इन्हें विनियमित करने वाले नीतिगत उपायों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये देखिए GS सेकंड पेपर का प्रश्न है, मतलब पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें UPSC, UPPSC और BPSC, ठीक है, तीनों पेपर में। जैसे ओवर द टॉप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऐप जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस, इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशंस के संदर्भ में प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करते हैं। इस करने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए इन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं। ठीक है, आजकल हम बहुत देते हैं ना, अल्ट बालाजी, पता नहीं फिर कौन कौन सा है, MX प्लेयर है ना, तो बहुत सारे देखते नहीं हैं, तो उन सब पे कई सारे वेब सीरीज देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं, जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, भारत में स्थिति क्या है इसकी वो तो बताना जरूरी है। तो भारत वर्तमान दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता OTT बाजार है और 2024 तक दुनिया के छठे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने की पूरी तरह तैयार भी है। वर्तमान में 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ OTT प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन 35 बिलियन रुपया है। ठीक है, जिसके प्रतिवर्ष 8% बढ़ने की उम्मीद भी है भाई। जैसे नेटफ्लिक्स है ना, हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है, अल्ट बालाजी, वही बोल रहे ALT वाला जो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इनके अनुप्रयोग क्या होते हैं? अनुप्रयोग की बात करें तो मुद्रीकरण के अनेक विकल्प हो सकते हैं। पे पर व्यू, मतलब पेमेंट करेंगे तब व्यू पाएंगे। आजीवन पहुंच है। सदस्यता शुरुआती लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा। विभिन्न स्ट्रीमिंग विधियां हैं इसमें, ऑन डिमांड है और लाइव स्ट्रीमिंग है। सामुदायिक निर्माण उपकरण है ये, लाइव चैट, लाइव एंड कमेंट है, प्रोफाइल निर्माण है, ये सारी चीज़ें। फिर सामग्री विनियमन विकल्प है,
किसी वीडियो को कितनी बार स्ट्रीमिंग किया जा सकता है या कौन सामग्री तक पहुंच सकता है, यह निर्धारित करने के लिए टूल का उपयोग किया जाता है। एकीकरण भी है, विभिन्न वीडियो तकनीक जैसे रोकू, क्रोम कास्ट, उनका प्रयोग होता है। निहितार्थ क्या है इसका? देखिए, सामाजिक राजनीतिक सद्भाव को ये इनको हमने इसलिए शामिल किया है कि मान लीजिए ये प्रश्न ना हो के कुछ और भी पूछ लिया जाए इनके निहितार्थ, तो आप वो भी बता देंगे। ये थोड़ा सा हमने प्रश्न को जानबूझ के बड़ा कर दिया, ठीक है। तो आप उसको छोटा भी करके लिख सकते हैं, 2 भाग में बांट के लिख सकते हैं, ठीक है। 3-4 तरीके से लिख सकते हैं आप इस प्रश्न को। निहितार्थ क्या भाई? सामाजिक राजनीतिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है ये, क्योंकि सामग्री की समीक्षा करने के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं, इसलिए संभावना होती है कि सामग्री या राजनीतिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती है और कुछ मुद्दों पर लोगों की भावनाओं को आहत भी कर सकती है। संस्कृति और परंपरा के लिए खतरा है। OTT प्लेटफॉर्म पर जारी आधुनिक और नई सामग्री को भारत में लोगों द्वारा सराहा स्वीकार किया गया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अनूठी सामग्री को स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक है, आगे मनोवैज्ञानिक प्रभाव। OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री हिंसा, यौन दुर्व्यवहार से भरी हुई है और इसने भारतीय युवाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है। स्क्रीन समय में वृद्धि। ये देखते हुए कि हर हफ्ते बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्में, शो रिलीज होते हैं, उपयोगकर्ताओं की OTT प्लेटफॉर्म पर अपना समय बर्बाद करने की अधिक संभावना भी है। ये भी हो गया। इसको विनियमित करने वाले कानून कौन से भाई? सरकार ने OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए फरवरी 2022, ध्यान रखना, करंट का न्यूज है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम वर्ष 2021 को अधिसूचित किया था, जो कि इसके लिए आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट टच स्वनियामक आर्किटेक्चर स्थापित करते हैं। फिर प्रत्येक प्रकाशक को 15 दिनों के भीतर शिकायतें प्राप्त करने उनके निवारण के लिए भारत में स्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक प्रकाशक को एक स्वनियामक निकाय का सदस्य बनने की आवश्यकता है। ऐसे निकाय को सूचना प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा और उन शिकायतों का समाधान करना होगा जिनका समाधान प्रकाशक द्वारा 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया है। ठीक है, फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित अंतर विभागीय समिति त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र का गठन करती है। यह कानून केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्वर्गीकरण का प्रावधान करते हैं। फिर हम यहाँ पे निष्कर्ष दे सकते हैं। कैसे निष्कर्ष होगा? निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित हालिया नियमन सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, क्योंकि यह कम उम्र की आबादी को कुछ खास तरह की सामग्री देखने से रोकेगा और पारदर्शिता को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न भी पूरा। अगला प्रश्न देखिए, तो गरीबी बेरोजगारी भारत के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। गरीबी भी है और बेरोजगारी भी, ध्यान रखना। कारण भी बताना है, उपाय भी बताना है इसमें। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है, पहले गरीबी बताओ क्या होता है भाई, जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, अब बेरोजगारी क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम न मिल पाए तो उसको हम बोलते हैं बेरोजगारी। गरीबी बेरोजगारी का कारण क्या भाई? देखो, कारण है दुष्चक्र। एक बार जब लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं ना, तो इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह उपलब्ध अवसरों को सीमित करता है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या भी है। जनसंख्या की वृद्धि भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि से अधिक है और प्रति व्यक्ति आय की कमी का बोझ मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों को वहन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादक रोजगार की कमी है। गरीबी का भयावहता का सीधा संबंध बेरोजगारी की स्थिति से है। ठीक है, वर्तमान रोजगार की स्थितियां जीवन के उचित स्तर की अनुमति नहीं देती हैं, जिससे गरीबी बढ़ती जाती है। ठीक है, भारत के विकास में भी बाधक है। तो गरीबी बेरोजगारी अमीर गरीब के बीच खाई पैदा करती है, बाधक भी तो है। एक बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उत्पादकता वृद्धि दर और असमानता वृद्धि दर विपरीत रूप से संबंधित है। गरीबी भी लोगों को उनकी पूर्ण मानव पूंजी क्षमता का एहसास करने के लिए सीमित करती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। गरीबी और बेरोजगारी के उच्च स्तर आर्थिक अस्थिरता और संकट से जुड़े हुए हैं, जबकि समानता युक्त समाजों में निरंतर विकास की अवधि दीर्घकालीन होती है। अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगार लोग ड्रग्स और शराब के आदी हो जाते हैं या आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिससे देश के मानव संसाधनों को नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है, फिर इसके अलावा असमानता और गरीबी में वृद्धि
स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उत्तरदायी रही है, जिससे में कम जीवन प्रत्याशा, उच्च शिशु मृत्यु दर से लेकर शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, निम्न सामाजिक गतिशीलता और हिंसा तथा मानसिक बीमारी के बढ़े हुए स्तर शामिल हैं, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए बाधक हैं। तो बाधक हो गया भैया। चलो, तो सरकार के क्या प्रयास रहे हैं? सरकार के प्रयास देखें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। दूसरा क्या है? किसान विकास पत्र के माध्यम से किसान 1,000, 5,000, 10,000 रुपये मूल्य वर्ग में निवेश कर सकते हैं और इससे जमाकर्ताओं का धन 10 महीने में दोगुना हो सकता है। ठीक है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। महात्मा गांधी मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के तहत क्या है? देश भर के गाँवों में लोगों को 100 दिनों की गारंटी, रोजगार की गारंटी दी गई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या होता है भाई? गरीबों को रोजगार प्रदान कर उनके कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करना है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष आप दे सकते हैं, सिंपल सा है। निष्कर्षतः गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है और इसके लिए असमानता और गरीबी उन्मूलन नीतियों की आवश्यकता है। इनके उन्मूलन में तेजी लाने के लिए राज्य के साथ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज द्वारा प्रयासों को पूरक बनाने की आवश्यकता है। अब आप अगर यूपी पीसीएस में लिख रहे हैं या बिहार पीसीएस में लिख रहे हैं, तो आपको यूपी सरकार की कुछ योजना होगी इनसे संबंधित, बिहार सरकार की कुछ योजना, तो उनका आप मेंशन कर सकते हैं एक एक दो पॉइंट में। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। तो कार्यबल के कौशल विकास की आवश्यकता पर चर्चा करनी है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन करना है। देखिए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है भाई, ये भी ध्यान रखना। ये जीएस के 3rd पेपर से संबंधित है और बीपीएससी के लिए देखेंगे 2nd पेपर से संबंधित होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या बात करेंगे? कौशल विकास की आवश्यकता क्यों है भाई? ठीक है, तो देखिए क्या है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015 की रिपोर्ट में अनुमान ये लगाया गया था कि भारत में कुल कार्यबल के केवल 7% ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जबकि अमेरिका में ये 52 है, जापान में 80 है, दक्षिण कोरिया में 90% था। कार्यबल के कौशल विकास की आवश्यकता क्यों होती भाई? देखिए क्यों होती भाई, इसका सबसे बड़ा आपूर्ति और मांग के मुद्दे हैं। आपूर्ति पक्ष के अनुरूप भारत पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल हो रहा है और मांग पक्ष में बाजार में रोजगार पाने वालों में कौशल की कमी है, जिससे रोजगार की कमी के साथ साथ बेरोजगारी में वृद्धि देखी जा रही। बढ़ती बेरोजगारी भी इसका एक कारण है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2022 में लगभग 7 से 8% रही है। ठीक है, जो 5 साल पहले की तुलना में 5% अधिक है। अर्थात श्रम बल भागीदारी दर 6 साल पहले के 46% से गिरकर 40% पर आ चुकी है। ठीक है, कार्यबल में कौशल की कमी है। रोजगार सृजन के साथ श्रम बाजार में प्रवेश करने वालों की रोजगार के अनुसार क्षमता और उत्पादकता एक मुद्दा बना हुआ है। फिर कुशल कार्यबल की मांग है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा बुद्धिशील मानव संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान 2022 तक 201 मिलियन लगाया गया और कुशल कार्यबल की कुल आवश्यकता 2023 तक 300 मिलियन होगी। ठीक है, अब इसके लिए प्रमुख पहले कौन सी हैं सरकार की? तो पहला तो भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सरकार की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आईटीआई के माध्यम से और अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अब देखिए, ये आप अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको ये फैक्ट मिल जाएगा, आईटीआई के माध्यम से अप्रेंटिस योजना के अल्पकालिक प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने के लिए शुरू हुई है। ठीक है, संकल्प और स्ट्राइप, ये क्या है? संकल्प कार्यक्रम जिला स्तरीय स्किलिंग पारितंत्र पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है आईटीआईज के प्रदर्शन में सुधार करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण कौशल निर्माण आयाम भी है। ठीक है, फिर विभिन्न मंत्रालयों की पहल भी है, जैसे 20 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों द्वारा लगभग 40 कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कौशल निर्माण में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का योगदान लगभग 55% है। इस पहल के माध्यम से क्या होगा? अब तक 4 करोड़ लोगों को विभिन्न औपचारिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये भी एक उपलब्धि है। कौशल निर्माण में अनिवार्य CSR व्यय, ठीक है भाई, देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य CSR व्यय के कार्यान्वयन के बाद से भारत में निगमों ने विविध सामाजिक परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।
ठीक है। फिर कौशल विकास के लिए तेजस पहल भी है। हाल ही में ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब्स एंड स्किल्स प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दुबई एक्सपो 2020 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना कब हुआ था, 2020। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाणन और विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा भारतीय कार्यबल को यूएई जैसे देशों में कौशल व बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है। अब आगे की राह भी बता सकते हैं। कौशल विकास हमारे देश के विकास का सबसे आवश्यक पहलू है। भारत के पास विशाल जनसांख्यिकी लाभांश है, जिसका अर्थ है कि इसमें श्रम बाजार को कुशल जनशक्ति प्रदान करने की बहुत अधिक संभावना है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योगों, शिक्षक, प्रशिक्षण संस्थानों तथा छात्रों, प्रशिक्षुओं, नौकरी चाहने वालों सहित सभी हितधारकों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जीएस फोर्थ से संबंधित है, नीति शास्त्र से संबंधित है भाई। अब इसमें देखेंगे तो पर्यावरण नैतिकता का संक्षिप्त परिचय देना है, इसका महत्व बताना है, सोदाहरण व्याख्या देनी है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। जीएस चौथा प्रश्न है। ठीक है, जीएस फोर्थ का प्रश्न है। चलिए, पर्यावरण नैतिकता क्या है। पहली बात तो पर्यावरण नैतिकता व्यावहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत आसपास के पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नैतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के आलोक में अध्ययन किया जाता है। तो इसका महत्व क्या है भाई, पर्यावरण नैतिकता का महत्व क्या है। महत्व ये है कि पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने, पर्यावरण की बदतर स्थिति को देखते हुए मनुष्यों ने महसूस किया कि वे केवल आर्थिक, तकनीकी और न्यायिक साधनों से पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पर्यावरण में मनुष्यों और अन्य प्राणियों के साथ समान व्यवहार यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, तो जैसे पर्यावरण बनाम विकास। 2050 तक दुनिया की आबादी 9 से 10 अरब होने की उम्मीद है, जिसकी बढ़ती मांग को समायोजित करने के लिए अवसंरचना विकास आवश्यक है। अवसंरचना विकास, जिसका एक बड़ा बोझ पर्यावरण पर पड़ेगा। पर्यावरण के प्रति लापरवाह विकास अज्ञानता के ने मानव जाति के लिए नैतिक मुद्दों को उठाया है। आने वाली पीढ़ी जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार होगी, प्रभाव का सबसे बड़ा बोझ उठाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता के संबंध में नीतिगत पहल। पर्यावरण को अब ऐसे क्षेत्र के रूप में नहीं माना जाता जिसे विशेष रूप से पर्यावरण संस्थाओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है, बल्कि इसे विभिन्न नीति क्षेत्रों में शामिल भी किया जाता है। ठीक है, भारत में विकास और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए नीति निर्माताओं ने एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की उदाहरण के तौर पर स्थापित है। ठीक है, फिर पर्यावरण नैतिकता और सतत विकास की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विकास और पर्यावरण के बीच एक स्वयं स्वस्थ संतुलन बनाना प्रमुख कारक है। ठीक है, सतत विकास का मतलब होता है कि जनसंख्या, संसाधनों, पर्यावरण विकास के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर जोर देने के साथ मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया तथा अंतर पीढ़ी के मध्य सामंजस्य है। सतत विकास की दिशा में पर्यावरणीय नैतिकता की न केवल जनसंख्या, संसाधन, पर्यावरण, आर्थिक विकास के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना है, बल्कि व्यवहार चयन को भी निर्देशित करना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजना पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ हो और पारिस्थितिक तंत्र को आत्मसात करने तथा पुनर्जनन की क्षमता की सीमा के भीतर रहे। ठीक है, जलवायु नैतिकता भी है इसी में। जलवायु नैतिकता क्या है, ये अनुसंधान का एक क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के नैतिक आयामों पर केंद्रित है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात कर लेंगे तो जहाँ दुनिया विचारधारा, राष्ट्र, राज्यों, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित है, वहीं पर्यावरण नैतिकता ने इस विभाजित दुनिया को एकजुट किया है। तो एक ये भी हो सकता है तर्क इसमें कि पर्यावरण नैतिकता ने पूरे वैश्विक समुदाय को एकजुट किया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। फिर आप उसमें कन्वेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशंस कौन कौन से हुए, तो उसमें किस कौन कौन से प्रावधान हुए, एक ये भी प्रश्न आपका तैयार हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न होगा। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके का प्रश्न तैयार करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। वो हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट से संबंधित हो जाए, ठीक है, या फिर करंट इवेंट से संबंधित हो जाए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी चौथा पेपर से संबंधित है। गांधीवादी नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हुए संघर्ष समाधान में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस जीएस चौथा प्रश्न है।
ठीक है। गांधीवादी दर्शन क्या भाई? दो धारी तलवार है, जिसका उद्देश्य क्या है? सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों से विकसित किया है। गांधीवादी विचार को नैतिकता से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता, जो कि गांधीवादी विचार को आधार प्रदान करते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं गांधीवादी नैतिकता के? तो प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है सत्याग्रह। इसमें मुख्य रूप से आत्म बलिदान, शांति, अहिंसा शामिल है। केवल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही सत्याग्रह का पालन कर सकता है, ध्यान रखना। दूसरा है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इसके माध्यम से अमीरों को ऐसा माध्यम प्रदान हो जाता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं। तीसरा है साधन साध्य, जैसी साधन साध्य की पवित्रता पर बल देते थे गांधी जी। तो उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने साधनों की शुद्धता पर जोर दिया है। फिर 7 पापों की भी अवधारणा है। परिश्रम के बिना संपत्ति, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, ज्ञान के बिना धर्म, सिद्धांत के बिना राजनीति, और ये सब समाज में 7 पाप हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। एक ये हो गया। फिर सर्वोदय की भी बात करते हैं। सर्वोदय सिद्धांत उन्होंने दिया, मतलब ये है कि सभी की प्रगति होनी चाहिए, ठीक है। समावेश से समाज की नई कई बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर श्रम की गरिमा की बात है। तो श्रम की गरिमा, गांधी जी ने सभी के लिए रोटी हेतु श्रम को अनिवार्य बनाकर सभी के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर संघर्ष समाधान में गांधीवादी नैतिकता की क्या भूमिका होती है, ये भी बताने की जरूरत हमको। तो संघर्ष समाधान की गांधीवादी तकनीक सत्याग्रह पर आधारित है, खास करके, जिसकी व्याख्या निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध के रूप में की गई है। सत्याग्रही को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो इस दूसरों को नहीं मिलती भाई, क्योंकि वह वास्तव में एक निडर व्यक्ति होता है। जो सत्याग्रही होता है ना, वो निडर होता है, ध्यान रखना। सत्याग्रह संघर्ष समाधान की एक विधि से कहीं अधिक है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, और यह वास्तव में एक नैतिक प्रणाली है जो व्यक्तियों के बीच संबंधों की गुणवत्ता पर अधिक जोर देता है। आगे देखेंगे, गांधीवादी नैतिकता के अनुसार संघर्ष समाधान के लिए परिणाम के साथ पारस्परिक संतुष्ट की भावना पर जोर देने की आवश्यकता है। संघर्ष समाधान की प्रक्रिया में अहिंसक कार्यवाही एक महत्वपूर्ण तरीका है, और यह तकनीक शारीरिक हिंसा के बिना विरोध, प्रतिरोध, हस्तक्षेप करती रहती है, ठीक है। फिर आज के विश्व में संघर्ष क्या है? जटिल है, और इसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, हिंसक उपकरणों का उपयोग शामिल है। गांधीवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष को संबोधित करता है, और आधुनिक जटिल संघर्ष समाधान में गांधी का दृष्टिकोण अभी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसे पुनः वर्तमान में अपनाने की आवश्यकता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, इसमें भारत में जल संसाधनों की स्थिति का परिचय देते हुए वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के महत्व बताना है, और इसे शहरी क्षेत्रों में प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है उसको भी हमको बताना है, ठीक है। तो ये फिलहाल जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, भारत में वर्तमान जल गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति भयावह प्रकार की मानी जा सकती है, जो 122 में से 120 पायदान पर है। भारत का 70% जल कैसा है? प्रदूषित है भैया। 2030 तक जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से 2 गुना होने का अनुमान भी है, जिसका अर्थ है करोड़ों लोगों के लिए जल की गंभीर कमी हो सकती है, और देश के जीडीपी का लगभग 6% का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। भारत में भूजल का महत्व क्यों है? करोड़ों कृषकों, खेतिहर मजदूरों के लिए आवश्यक है। कुल सिंचाई में 63%, ग्रामीण, शहरी, घरेलू आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान है इसका। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो वर्षा का जल जहाँ गिरता है उसके प्रवाह को नियंत्रित करते हुए जल का संचय करना ही वाटर हार्वेस्टिंग है, ध्यान रखना। ये पॉइंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है, पीटी के लिहाज से। भारत में वाटर हार्वेस्टिंग का महत्व क्या है भाई? तो वर्षा जल संचयन से जलभृतों को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। अधिक वर्षा के कारण शहरी बाढ़ को रोकता है। संग्रहित जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई पद्धति के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है, और कस्बों तथा शहरों में पानी के बिल को क्या होता कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर शुष्क और बंजर क्षेत्र में पानी की कमी से निपटने में एक सहायक तरीका भी हो सकता है। फिर भूजल स्तर को बहाल करता है। जल प्रबंधन का यह नवीकरणीय स्रोत पानी से संबंधित प्रमुख समस्याओं पर काबू पाने में मदद करता है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब शहरी क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ये बताना हमको। तो सतही अपवाह संचयन व छत पर वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। शहरों में खुले स्थान से के सिकुड़ने के कारण पुनर्भरण पिट, पुनर्भरण ट्रंच, खोदे गए कुएं, पुनर्भरण सॉफ्ट रिसाव टैंक
आदि जैसी छोटी संरचनाएं वर्षा के प्रवाह को रोकने में मदद करती हैं तथा जल स्तर भी बढ़ता है। फिर अगला पॉइंट है, एकीकृत शहरी जल प्रबंधन प्रणाली जलापूर्ति को सुनिश्चित करने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल प्रबंधन और स्वच्छता योजना को आर्थिक विकास तथा भूमि उपयोग के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। ठीक है। फिर सरकारी पहल क्या है भाई, ये भी देख लेंगे। तो जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन सरकार की पहल है। तो जल के मुद्दों से समग्र रूप से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। अटल भूजल योजना है। जल उपयोगकर्ता संघों जल बजट ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के स्थायी प्रबंधन हेतु है ये। ठीक है। फिर जल शक्ति अभियान है। जुलाई 2019 में देश में जल संरक्षण जल सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर राष्ट्रीय जल मिशन है। एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना, राज्यों के बाहर और भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत हुई है। फिर निष्कर्ष के रूप में हम दे सकते हैं कि निष्कर्षता ये कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल उपयोग में वृद्धि हुई, अतः शहरी जल प्रबंधन के लिए नए समाधानों की कल्पना की जानी चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्थानीय विभागों में बदलाव की आवश्यकता भी है। ठीक है, एक ही हो गया। एक और प्रश्न है, इसको देखें। तो पराली जलाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी है। ठीक है, पराली ध्यान रखना, इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम बताने भैया। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखें। परिचय होना चाहिए पहले। क्या है परिचय, कि पराली दहन क्या है पहली बात तो अगली फसल बोने के लिए फसल के अवशेषों को खेत में आग लगाने की प्रक्रिया होती है पराली जलाना, पराली दहन। रबी की बुआई के चलते हरियाणा पंजाब के किसान नुकसान से बचने के लिए पराली दहन को अपनाते हैं, जो कि अक्टूबर के आसपास होती है और नवंबर में अपने चरम पर चली जाती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी का समय भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका प्रभाव क्या होगा भाई, एक तो प्रभाव इसका प्रदूषण है। पहली बात, वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होने से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए फैक्ट के रूप में, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होती है। ये प्रदूषक वातावरण में फैलकर मौलिक रासायनिक परिवर्तनों से गुजरकर स्मॉग की मोटी चादर बनाकर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मिट्टी की उर्वरता की बात होती है। तो दहन प्रक्रिया से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होने के कारण भूमि की उर्वरता भी कमजोर हो जाती है। फिर गर्मी उत्पन्न हो जाती है। पराली दहन से क्या होता है, गर्मी मिट्टी में प्रवेश कर जाती है, जिससे नमी और उपयोगी रोगाणुओं को नुकसान होता है। अगला पॉइंट है निपटने के सरकारी प्रयास। क्या है भाई, पंजाब एनसीआर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की राज्य सरकारों ने इससे निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर निगरानी के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। एक हो गया। दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठान ध्यान रखना स्थापित कर एक अभिनव प्रयोग किया गया, जो कि 5 एकड़ का एक भूखंड है, जिसे प्रत्येक गांव द्वारा साझा किया जाता है, जहां सभी अप्रयुक्त पराली दान के माध्यम से एकत्रित की जाती है और गाय के गोबर तथा कुछ प्राकृतिक एंजाइमों को मिलाकर जैविक उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। बिहार सरकार का भी भैया रोहतास मॉडल आप देखेंगे बीपीएससी के लिए अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। बिहार सरकार की क्या पहल है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत स्ट्राबेलर की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है, जिसे डेयरी समितियों को बेचा जाता है। जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में होता है, इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती बल्कि पशुपालकों की चारे की समस्या भी समाप्त हो जाती है, जिससे पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ध्यान रखना, उल्लेखनीय है कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य कृषि विभाग द्वारा पराली से बायोचार बनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत पराली को विशेष भट्ठी की सहायता से लगभग 360 डिग्री तापमान पर जलाकर बायोचार खाद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अतः
उत्तर भारत में पराली का प्रबंधन अत्यंत जटिल समस्या है, जिसमें चलते चलते दिल्ली एनसीआर में शीत ऋतु में स्मॉग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे बिहार राज्य में विस्तारित करना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये हो गया आपका बिहार के लिहाज से ये वाला निष्कर्ष इतना। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे क्या है कि हम जानते हैं, अब ये जो निष्कर्षों को पूरे का हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि पराली से उत्पन्न होने वाले, जब बिहार के लिए लिख रहे होंगे तो आप बिहार का वो उतना बता के फिर बिहार के लायक वही निष्कर्ष दे देंगे। बाकी यूपीएससी या यूपीपीसी के लिए लिख रहे हैं तो आपको पूरा बताना हुआ, बिहार वाला चाहे छोड़ सकते हैं, चाहे तो रोहतास मॉडल को सिंपल सा बता सकते हैं 2-3 लाइन में। ठीक है, फिर ये निष्कर्ष देंगे। हम जानते हैं कि पराली से उत्पन्न होने वाले कच्चे माल नष्ट होने के साथ वायु स्रोत श्वसन संबंधी संबद्धताएं प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे में समय की मांग है कि पराली का उपयोग आहार के रूप में क्रिएटिव तरीके से किया जाए तथा टर्बो हैप्पी सीडर मशीन और बायो कंपोजर जैसे विभिन्न विकल्पों को प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्राप्त करें। ठीक है, ये हो गया आपका निष्कर्ष। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एक अभी जैसे कोर्स की बात कर रहे थे ना, तो हमने बताया था वहाँ पे प्रैक्टिस चलाएंगे। यहाँ पे जैसे 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए कुछ संभावित प्रश्नों की हम एक कोर्स लाए हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि 100 प्रश्न उसमें कुल रहेंगे। ठीक है, 90 तो रहेंगे, 90 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसमें विस्तृत होंगे 55 होंगे, 35 होंगे लघु टाइप के। ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो इतिहास से संबंधित रहेंगे 18 प्रश्न, 10 विस्तृत होंगे, 8 हो जाएंगे लघु के, 25 समसामयिक के रहेंगे, 18 विस्तृत होंगे, 7 रहेंगे लघु उत्तरीय। ठीक है, सामान्य अध्ययन दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस के 20 प्रश्न होंगे, 12 विस्तृत होंगे, 8 लघु रहेंगे। भूगोल अर्थशास्त्र की देखेंगे तो इसमें 18 प्रश्न हैं, 10 विस्तृत होंगे, 8 लघु हो जाएंगे। साइंस टेक से संबंधित 15 प्रश्न रहेगा, जिसमें 10 हो जाएगा विस्तृत और 5 रहेगा लघु। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें रहेगा। और ये सब जो प्रश्न होंगे ये सब नए पैटर्न पर ही आधारित होंगे, ध्यान रखना। फिर इनके साथ साथ निबंध के भी 15 टॉपिक रहेंगे उसमें शामिल। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी जो फीस है बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, 999 रुपये ही, हो सकता है ज़्यादा भी लगे। माध्यम इसका सिर्फ हिंदी होगा, PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा आपको। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इसी नंबर पे। और अगर पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप यह ID है, इस पे आप भेज सकते हैं। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, डेमो चाहते हैं, तो आप इस ID पर ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें हम देंगे क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉडल आपको देंगे। ठीक है, मतलब उसका पूरा हल, जो प्रश्न देंगे ना उनका हल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और कोई कसम नहीं है, फीस उतनी ही रहेगी। आप फीस कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये एक योजना है, जो कोई ज़बरदस्ती नहीं है फिलहाल किसी से। ठीक है, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो चली रही है, इससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही है, और अगली वीडियो भी 1-2 दिन में मिलेगी। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस का जो तरीका है ना, ये अब चलता रहेगा बराबर से। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।